लेकिन ये जो मरीम साहबा ने आज उनकी ट्वीट है सर, ये बड़ी वैसे मेरा ख्याल है ये खासी अलार्मिंग है और परेशान कुन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको अदलिया पे जो अला अदलिया उसके ऊपर यकीन ही नहीं। उन्होंने कहा दुआ और उम्मीद है कि एक फ़र्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। सर ये आपको कैसे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दाव पर लगा देगी अदलिया की साख को? अभी तो फैसला हुआ ही नहीं जी। लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनकी हर रोज़ की ज़ाहिर है कार्रवाई बाकायदा इशू होती है, और उसमें जो कहा गया, इलेक्शन कमीशन अपनी राय दे चुका था कि इस जो ओपन वोटिंग के लिए एक आईनी तरमीम की जरूरत है, बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने कहा। लेकिन अब कोर्ट ने पहले कहा कि जी पूरा का पूरा कमीशन पेश हो, और कोर्ट का यह कहना, मैं बड़े एहतराम से अर्ज करूंगा, कोर्ट का यह कहना कि इलेक्शन कमीशन ने रीथिंक करे अपनी पोजीशन। तो क्या फर्क पड़ता सर, रीथिंक कर रहे? और अगर आइन में गुंजाइश नहीं होगी तो इलेक्शन कमीशन कैसे कहेगा कि गुंजाइश है? इलेक्शन कमीशन की सॉवरेंटी का भी तो एहतराम करना है ना कोर्ट ने, वो भी तो एक इदारा है। अब कोर्ट अगर उसको ये कहेगा कि नहीं आप रीथिंक करें, आप दोबारा सोच, तो आपका ख्याल ये है कि अदालत जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है? जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक इदारा, खुद मुख्तार इदारा अदलिया, उसको एक और खुद मुख्तार इदारे को इस तरह दबाव में नहीं लाना चाहिए, जबकि वो इदारा अपनी बाकायदा राय इन राइटिंग अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर रहा है। कोर्ट ने उनको जो दोबारा बुलाना है, ट्रस्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट? नहीं, हमें उसमें पूरा ट्रस्ट है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि इस तरह का दबाव जो है वो बड़ा अफसोसनाक है। ठीक, और यानी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं अदालत के सामने? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये दबाव अफसोसनाक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपकी डायरेक्शन के मुताबिक कोर्ट को चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हमारी एक राय है एज ए पॉलिटिकल पार्टी जिसने 1,28,00,000 पाकिस्तानियों के वोट लिए हैं, कि ये जो तरीकेकार है कि एक खुद मुख्तार इदारा अदलिया, दूसरे खुद मुख्तार इदारे एक्शन कमीशन पाकिस्तान, उसको इस तरह बार बार कोर्ट में बुलाकर और रीथिंक करने का कहकर ये अफसोसनाक है। ये दोनों इदारों के दरमियान जो इस तरह की जो तनाव है ये ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेनी है। डॉक्टर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर कल खुदा ना खास्ता, या मैं खुदा ना खास्ता नहीं कहता, अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं, डर भी जाता हूं ना जी फौरी तौर पे, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला आ जाता है कि ऊपर बैलेटिंग के जरिए ही ये इलेक्शन होगा, तो जाहिर है फिर अब तो ये पीडीएम की तरफ से एतराज किया जाएगा, क्योंकि आज उन्होंने एतराज का पहला कलमा उठा दिया, कह दिया। तो आप कहीं ऐसा ना हो, हम ऑलरेडी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर चुके हैं, आपके ऊपर ये ना हो कि फेवरेटिज्म और अदालत के ऊपर फेवरेटिज्म का ये इल्जाम लगा दे। छोटी सी ब्रेक को ब्रेक बारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये अगर फैसला आपकी फेवर में आ गया तो मुझे लगता है पीडीएम तो पहले से तैयारी कर रही है। देखिए चोई साहब, ये फैसला पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की फेवर में आएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब की जमात वोट को इज्जत दो का नारा लेके आई, और जो हकीकी मायनों में वज़ीर आज़म इमरान खान हमारी जमात वोट को इज्जत देना चाह रही है। शो ऑफ हैंड्स मिसाके जमहूरियत में इन्हें पूछे ना, शिक नंबर 6 पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने खुद ये साइन किया कि हम सेनेट इलेक्शन को भी शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेटिंग जिस तरह भी है शफाफियत की तरफ लेके जाएंगे। क्या यह बात किसी से ढकी छुपी है? किस तरह की खरीदो फरोख्त जो है ये सेनेट इलेक्शन में की जाती है, जमीर फरोशी का बाजार गर्म रहता है। तो इन्हें खुश होना चाहिए, जो वोट को ये इज्जत दो की बात कर रहे थे वो हम देना चाह रहे हैं। भाई सारी खरीदो फरोख्त तो आपकी पार्टी में हुई है, वीडियोस तो आपकी पार्टी की आई हैं, हमारी तो नहीं आई। वो पुरानी है जी, इस बार नहीं हो रही। वैसे ये जो इस्लामाबाद का इलेक्शन है ना सर, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का, ये बहुत सारी चीजें तय कर देगा। 12 वोट चाहिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इलेक्ट होने के लिए मजीद, और 12 वोट जाहिर है फिर वो आपकी पार्टी देगी या कॉफ लीग देगी या एमकेएम देगी। और अगर वो 12 वोट उनको मिल गए तो इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी फिर उसके बाद। देखिए चोई साहब, खरीदो फरोख्त में तो पीपल्स पार्टी माहिर है। पिछले सेनेट इलेक्शन में इनकी एक सीट नहीं थी केपी में बनती, पीपल्स पार्टी वालों की 2-2 सेनेटर्स इनके जीते। तो ये तो बादशाह खरीदो फरोख्त के कुछ भी हो सकता है। यही वजह कि ये हमारा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि आप अपने एमएनएस पे ट्रस्ट नहीं है वैसे। देखिए वो दूसरी जमातों के भी आप नाम ले रहे हैं, हमारे तो इंशाल्लाह हमारे साथ ही हैं। पीएमएलएन के भी बिकेंगे। देखिए क्या कौन कौन से बिकते हैं ये देखें आप। मकसद ये है कि ये शायद ये सोच रहे हैं कि हमें अपनी रियासत के पास, देखिए चोई साहब, हुकूमत के पास वसाइल, तो अगर आपके इत्तेहादी बिके तो फिर तो आपको परेशान हो जाना चाहिए।
देखें इत्तेहादियों ने भी क्यों बिकना है, हर एक को अपने अपने मंशूर, अपनी अपनी जमात की फिक्र है। इसलिए देखना ये होगा कि फाइनली पीपल्स पार्टी वाले किन के लेकिन जमीर सर से इशू जीतने। ये है कि ये सबसे ज्यादा जो परेशानी यहाँ पे जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो इस्लामाबाद है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, और इसीलिए आप चाहते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो, क्योंकि अगर ओपन बैलेटिंग नहीं होगी तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे तो ये एक अदम एतमाद होगा गवर्नमेंट के ऊपर, और फिर तो गवर्नमेंट की कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। देखिए हालिया इलेक्शन में देखें ना, कहाँ थी ये यूसुफ रजा गिलानी, और मुल्तान में क्या हुआ ये सारा। अवामी सियासत में तो ये रद्द कर दिए गए हैं, पब्लिक ने तो इन्हें वोट ही नहीं किया है। उधर से ये रिजेक्ट हुए हैं, अब सेनेट में आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला देखेंगे आप ये सेनेट में भी रिजेक्ट होंगे। तो ये कहना कि शायद यूसुफ रजा गिलानी कोई बहुत बड़े लीडर हैं और वो सेनेट में लेकिन आ वो रहे हैं देखिए सवाल ये है कि आपके एमएनएस ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ पीटीआई का जो वर्कर होगा वो जो उम्मीदवार होगा उसको वोट देंगे। अभी तो आपके एमएनएस ओपनली कह रहे हैं ना जी कि हफीज शेख साहब का पार्टी के साथ ताल्लुक ही नहीं, उन्होंने पार्टी का हल्फ ही नहीं उठाया, पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली, इसके बावजूद वो सेनेटर मुंतखब हो रहे हैं और उससे पहले वो वाकई वजीर भी हैं, और ये वही हफीज शेख साहब हैं जो वजीर रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की कैबिनेट में। तो अब आप खुद सोचिए कि आपका अगर वोट होता तो क्या आप हफीज शेख साहब को दे देते? देखिए हफीज शेख साहब की जहां तक बात है आपके सामने, अगर आज हमारे अदादो शुमार बेहतर हुए हैं, इकोनॉमी के अशारिये बेहतर हुए हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी इकोनॉमिक टीम को जाता है। तो सर उनको पार्टी में शामिल करें ना आप, यानी वो आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे लेकिन आपके टिकट पे वो वजीर बन रहे हैं, इलेक्ट हो रहे हैं, सेनेटर बन रहे हैं। वो चोइसा पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। जो शख्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का झंडा लेके आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या उसको पीटीआई का मेरी तरह ये स्ट्रोल आप पहनाएंगे या पीटीआई का परचम गले में पहनेगा तो वो पीटीआई में हो। सर वो पैराशूटर आप खुद कहते थे, पैराशूटर भी एक टर्म थी, आपको याद नहीं है? 5-6 साल तो आप मसलसल ये कहते रहे कि पैराट्रूपर्स आते हैं, पार्टी के अंदर रास्ता बनाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठते हैं, ब्रीफ केस लेते हैं, चले जाते हैं। आप वर्कर हैं, पिछले 15-20 साल से आप पार्टी के अंदर हैं, तो आपको टिकट मिलना चाहिए था। ये चोई साहब मुझे तो टिकट मिल रहा था, मैं क्यों अपना हल्का छोड़ता? मैं ख्वाजा आसिफ साहब को क्यों फ्री हैंड दूं? मुझे सियालकोट के 1,15,000 लोगों ने वोट किए, तो वो लोग मुझसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं मैं सेनेट में चला जाऊंगा। तो सेनेटर्स का तो कोई हल्का नहीं होता। मैं अवामी पॉलिटिक्स पे यकीन रखता हूं, इसलिए मैंने फैसला किया मैं सियालकोट के लोगों की आपको वैसे करूंगा। आपको फैसल वाडा साहब को समझाना चाहिए जो अपना हल्का छोड़ रहे हैं, वहां से इलेक्ट हुए हैं, वो छोड़ के सेनेट के टिकट पे सेनेटर बन रहे हैं। सर देखिए ये तो फैसल वाडा को देखना है कि उनको सेनेट की पॉलिटिक्स ज्यादा सूट कर रही है या हल्के की। मुझे सियालकोट के लोगों ने प्यार मोहब्बत दिया पिछले इलेक्शन में भी, तो इसलिए मैं उनका कर्जदार हूं, मैं उन्हें तनहा नहीं छोड़ के जा सकता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में भी जो भी पीएमएलएन का यहां से उम्मीदवार होगा सियालकोट से, उसके मुकाबले इंशाल्लाह ताला कंटेस्ट करूंगा। कौन सा ये फरमाइए सर, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का क्या फिनामिना है? वो या तो आप पीपल्स पार्टी से कहते हैं उनको पंजाब से लड़वाएं या फिर वो उनको सिंध से लड़वाएं, ये जो इस्लामाबाद लेकर आ रहे हैं और फिर आपकी पूरी कोशिश है कि सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे कम से कम 15 वोट तो खरीदे जाएंगे। जो सब हमारी क्या कोशिश है, ये आईने पाकिस्तान ये कहता है कि सीक्रेट बैलेट होगा, ये कानून है, राइज कानून ये है, अनलेस कोई फ़र्क फैसला सुप्रीम कोर्ट कर दे, लेकिन राइज कानून ये है कि सीक्रेट बैलेट होगा। तो लिहाजा उसके अंदर सब लोगों की ये कोशिश है, जिस तरह हमने वज़ीर आज़म का कैंडिडेट भी खड़ा किया, हमने सदर का कैंडिडेट, हमें मालूम था कि भी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट हालात हैं, लेकिन ऐसे मामलात में आपने मुकाबला तो करना है और पूरी तरह पूरी मज़ामत करनी है, और फिर देखिए आगे अल्लाह ताला अपना करम करता है। गिलानी साहब जीत जाएंगे? नहीं मुझे नहीं मालूम, देखिए उनको नहीं, मुझे नहीं अंदाजा कि वो देखिए इस वक्त जो है यहाँ पे वोट ही नहीं है। जो लास्ट देखिए, एक तो ये है कि हुकूमती इत्तेहाद से मैंगल साहब बाहर आ गए, 4 वोट वहाँ कम हुए हैं, तो ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी बनी है कि हुकूमत की जो मेजॉरिटी है वो एक तो बहुत कम हो गई है, और ये एक मौका बन रहा है एक टेस्ट करने का कि क्या गवर्नमेंट के पास अभी भी मेजॉरिटी है या नहीं है। तो ये खुलकर बात सामने 3 मार्च को सामने। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तहरीक अदम एतमाद का एक रास्ता दे, आप टेस्ट कर रहे हैं कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत के, तो इसका मतलब ये है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। नहीं, असल मकसद तो मज़ामत है, लेकिन यस इसका एक
दूसरे दर्जे का नतीजा ये है कि पार्लियामान में इमरान खान की मेजॉरिटी टेस्ट हो जाएगी 3 मार्च को। क्योंकि ये भी एक अजीब ये बातें हैं जो अब गर्दिश कर रही हैं कि जब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि हम अदम एतमाद की तरफ जाते हैं, तो आप लोगों ने कहा कि यहाँ से टेस्ट कर लें कि क्या वाकई आपके पास वोट्स हैं या नहीं है। और अगर 12 वोट ज़्यादा मिल जाते हैं उनको, या 13 जो 14 या 15 वोट ज़्यादा मिल जाते हैं गिलानी साहब को, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यूसुफ रज़ा गिलानी